नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। और आज हम बात करेंगे बंगाल के चुनाव की। पिछले दिनों के बहुत सारी बातें हुई चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद। और जब सरकार बदल गई तो उसके बाद लगातार बातें हो रही है, लेकिन अभी भी बातें जारी हैं, क्योंकि बंगाल में मई में ममता दीदी के हाथ से सत्ता गई और जून में पार्टी, क्योंकि पार्टी में एक तरह से फूट पड़ गई है। विधायक अलग जाके बैठे हैं, सांसदों ने अलग गुट बना लिया है, एक नए दल में शामिल हो गए हैं, एनसीपीआई में सांसद शामिल हो गए हैं 20। वहीं विधायकों ने अपना अलग दल बना लिया है। तो एक तरफ मई में जहां ममता दीदी के यहाँ से सत्ता चली गई, तो जून में पूरी पूरी पार्टी। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या होने वाला है और आगे क्या कुछ रहेगा, इसी पर बात करने के लिए दो खास मेहमान, दो वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने इस पूरे चुनाव को करीब से देखा है और बहुत लंबे वक्त से इस पूरे पॉलिटिकल सीन को देखते आए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर मौजूद हैं और साथ ही साथ नीरू रंजन जी मौजूद हैं। ये दोनों ही लंबे वक्त से पूरी घटनाक्रम को देखते आए हैं, पॉलिटिकल जो इवेंट्स होते हैं उसको देखा है, ममता दीदी के चढ़ते हुए सूरज को भी देखा है तो उतरते सूरज को भी देखा है। धीरेन्द्र सर, आप क्योंकि चुनाव में गए थे, बंगाल में मौजूद थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अगर चुनाव हार जाएगी टीएमसी तो क्या चुनाव के बाद ये स्थिति हो जाएगी कि विधायक अलग जाके बैठ जाएंगे, अलग दल बना लेंगे और सांसद तो छिटक ही जाएंगे? खासकर वो सांसद जो कि ममता दीदी के गुणगान करते थकते नहीं थे, जिनकी आंखों में मदीना और मक्का बसा हुआ था, वो भी कहीं चले गए। देखिए, ये बात तो सही थी कि हम लोगों को ये लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। लेकिन ये नहीं था कि ये अगले दिन से ही नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा सिनेरियो हमने किसी राज्य में इतने लंबे अरसे में नहीं देखा। पिछले 27 सालों से मतलब पार्टियां जब चुनाव हारती हैं तो उसके बाद डिमोरलाइज हो जाती हैं, उनमें से कुछ लोग निकल के भाग जाते हैं और कुछ लोग अलग अलग समय पे चले जाते हैं। जैसे आपने देखा, जीत के 77 आए थे, बाद में 65 के 60 से 65 के बीच में ही रह गई थी बीजेपी बंगाल में ही। जो टीएमसी, जब आपने देखा कि वो पार्टियां रही, जो लोग सब उसमें रही, कांग्रेस रही, प्रियरंजन दास मुंशी रहे, सोमेन मित्रा रहे, बड़े बड़े लोग रहे, वो जाते रहे, अलग अलग समय पर गए। आखिर में तो मानस भुइया जैसे लोग भी बाद में सब चले गए। लेकिन पार्टियां एग्जिस्ट करती रही, उनके लोग रहे। लेकिन ममता बनर्जी, चूंकि ये बाद में लोगों को समझ में आया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे काम ही नहीं कर रही थी। वो जिस तरह से चुनाव जीती थी 2011 का, वो चुनाव जैसे अभी आज की डेट में बीजेपी की भी मैं लगभग वही हालत इसलिए कहूंगा। बस बीजेपी इसलिए थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि बीजेपी को आप इसलिए बेहतर थोड़ा कह पाएंगे कि उसके पास पूरे देश में एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, लंबे समय से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से सब है। लेकिन अभी वो इसलिए जीती है इतनी बड़ी जीत क्योंकि लोगों को ममता को हटाना है, ममता को वहां से बिल्कुल थ्रो करना है। ये एक इसी तरह से ममता आई थी 2011 में। उस समय उनको सीपीएम को या लेफ्ट को वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, वो सुनना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने उस पार्टी को हटाया। अब ममता बनर्जी चूंकि आ गई तो उसके बाद उनको बीजेपी की तरह ट्रेंड नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। एक कार्यकर्ता जिसको हम लोगों ने खुद सारे वीडियो मौजूद है, सब चीजें मौजूद है, नीचे बैठे हुए देखा है, बाद में उसको वहां बैठे हुए देखा। तो ये लगातार है, ये कोई ऐसा नहीं। जैसे मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम कहा जाता है, मुझे लगता है पार्टी जो बीजेपी को सिटी ऑफ ड्रीम्स की पार्टी कहना, वो पार्टी ऑफ ड्रीम्स कहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हम्म। लोग हैं, पहली बार भजन लाल शर्मा की पर्ची देखने के बाद वसुंधरा राजे कंफ्यूज, ऐसे कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। इनके पास कोई आधार नहीं था, वैचारिक आधार नहीं था, कोई मान्यता नहीं थी। वो कांग्रेस से खुद निकली हुई थी, उसके बाद उन्होंने निकल के कोई लाइन बनाने की कोशिश नहीं की। और लिहाजा जब वो बिखरी, और लेकिन वहां के लोगों का कहना था ये बड़ी मजेदार बात थी। चाहे वहां आप उनके इंटेलेक्ट से बात कर रहे थे, मुझे याद है मैं पिनाकी जी से बात कर रहा था, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग शब्दों में कहा था कि धीरेन जी, ये महीने में खत्म हो जाएगी, जिस पार्टी को एक महीने बाद आप इसका ट्रेसेस नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मैं हैरान था कि सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो बंगाल के अंदर रहते हुए उन लोगों को समझ रहे थे कि ये सिर्फ गुंडों पर आधारित एक पार्टी रह गई है। और मुझे लगता है कि उन लोगों की आसान से हम लोग सोच रहे थे ये थोड़ा टाइम लेगी डिमाइस होने में इसका, लेकिन इसने हमसे भी ज्यादा ले लिया, जल्दी कर। सर, मैंने इसलिए ये वापस से सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्या आपने अभी तक आपने इतने 30 दशक, 3 दशक का आपने सफर किया है, जर्नलिज्म किया है, आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई पार्टी चुनाव हारी और अगले ही दिन उसका दल टूट फूट के अलग हो गया? अब पार्टी का सिंबल कौन रखे या कोई अलग दल में जा रहा है, ऐसा कभी हुआ है सर? आपने कभी देखा है अपने 3 दशक के सफर में? देखिए, मैंने फिर कहा दो चीजें होती है। जैसे बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, जब सरकार नहीं बनती है, जब हम्म। देखा होगा कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, तो बहुत बार टूटी है पार्टियां, कोई नई लेकिन चीज इतनी नहीं। जल्दी?
लेकिन नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि आपको समर्थन लेना है। भाई आपको हम्म। सरकार बनानी होगी, जहां भी हुआ होगा पार्टी टूट के देंगी ना। वैसे जैसे यूपी में हम्म। तो बहुत लंबे समय बाद हुआ था, टूट हो गई कि भाई जन लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी पार्टी, उसका बाद में पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। वो इसी तरह से आई थी, बना के चली गई। ऐसे ही पहले 38 विधायक तोड़े गए, अलग अलग समय टूटती रही है पार्टी। जिसमें केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन, जिस पे बाद में कोर्ट ने ही माथा पीट लिया कि यार ये क्या किया, कि भाई डिवीजन इन डिवीजन, मतलब लोगों को बचाने के लिए जिस तरह खेल हुए वो सब ने हम्म। देखे। लेकिन पार्टियां ऐसी होती हैं, लेकिन जड़ से गायब होना ये बड़ा मुश्किल है। ये जब आपने 80 जीते थे तो आप एक स्ट्रोंग विपक्ष थी। मतलब आपको कम से कम अगर पॉलिटिकली बात करते हैं तो 80 विधायक, 29 28 लोकसभा सांसद, एक सीट चूंकि खाली है बसीरहाट की, और 13 राज्यसभा सांसद। सबसे ताकतवर पार्टी है आप, ऐसा नहीं था कांग्रेस के बाद, अगर आप गौर करेंगे ताकतवर पार्टियों में इंडी गठबंधन में भी शामिल थी, एनडीए में भी कोई पार्टी आपके मुकाबले पर बीजेपी के बाद नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा डिमाइस होना सभी को आश्चर्य कर रहा होगा, हम ही को नहीं, सभी को। नीलू सर, क्या लगता है ये इसमें ऑपरेशन लोटस तो नहीं हुआ? ये जो फूल है ये तो बिखर गया। नहीं देखिए, ऑपरेशन लोटस जो है ये विपक्ष का दिया हुआ शब्द है कि भाई अगर लोटस को मजबूत फूल खिलाना है तो दूसरे के घर का जो है वो जाकर अपना वो लोटस लगा दो, उनके घर से चीजों को छीन लो, तो भाई अपना बहुमत ले आए। वहां तो 200 वाट पहले से है भाई। 294 में 208 सीटें बीजेपी की हो, उसको जरूरत ही नहीं है। हाँ, ऑपरेशन लोटस इस रूप में जरूर है कि केंद्र में जो है वो जो चीजें पास, जो संविधान संशोधन विधेयक पास करवाना है, महिला आरक्षण और परिसीमन को लेके 2/3 चाहिए। अभी 2 महीना पहले आपने देखा कि 17 अप्रैल को कैसे गिर गया। मतलब सारे विपक्ष थे कि हमने पहली बार अमित शाह और मोदी को हरा दिया पार्लियामेंट के अंदर। पहली बार कुछ इस ढंग से गिरा था। तो ये जो खुशी थी और उसको चैलेंज के रूप में लिया, तो वहां उसकी जरूरत है। लेकिन जैसा धीरेन्द्र बता रहे थे, सचमुच में मैं भी वहां घूमा था, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, इसका मतलब यह है कि कहीं से कोई वैचारिक जो जोड़ होता है ना, पत्ते क्या होता है आज हम्म। के पत्ते, कि एडहेसिव है ही नहीं उसमें कोई जोड़, वैचारिक हो, कोई कोई उद्देश्य हो, कहीं कुछ था ही नहीं। एक लूट तंत्र था जो नीचे मोहल्ले में सिंडिकेट जो होता है, क्लब वहां बोलते हैं, क्लब में बैठते थे लोग, और मोहल्ले में आप कोई घर बनाना चाहें, चाहे आप कुछ भी खरीदना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो वहां आपको पैसे देने पड़ते थे। और वो मंत्रियों तक था। पार्थो चटर्जी के यहाँ देखा आपने 50-55 करोड़ कैसे कैश मिले थे। तो ये एक लूट तंत्र था जो नीचे मोहल्ले से लेकर के और केंद्र तक सब चल रहा था। अब जब सरकार चली गई तो वो तंत्र फैल खत्म हो गया। आपको जनवरी का ध्यान करो आप, जो अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया था, वो डायमंड हार्बर मॉडल, क्या है हार्बर डायमंड, क्या था उसका, हार्बर डायमंड डायमंड मॉडल जो हार्बर, कहा। हार्बर नामी है। हाँ हाँ, तो डायमंड वो हार्बर। मॉडल, वो मॉडल कहा था, और कहा था कि उस मॉडल कभी फेल नहीं होगा हमारा। और फाल्ता जो है, या फाल्टा जिसको बोलते हैं, जहांगीर फाल्टा खां सिटी। वाला, हाँ, हम्म। कि वहां से आके देख लो, आपको ध्यान होगा हम्म। कि वो चाहे हम्म। केंद्र सरकार को पूरा चैलेंज करता हूं। और वो भी जहांगीर खां बोला था कि भाई पुष्पा झुकेगा नहीं। आज जब पुष्पा चड्डी में घूमने लग गया वहां नंगे पांव, तो फिर बाकी कौन टिकेगा? जब वो मॉडल ही बिखर गया, और वो जो वो मॉडल का जो हीरो था, वो चड्डी में जो है वो मोहल्ले में घूमने लगा हाथ जोड़ करके, तो वो मॉडल तो फेल होना था। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं से अमित शाह को यह पता था 3 साल पहले है कि बिखरेगी तो ऐसे बिखरेगी पार्टी। और ये जो अब बनाए हैं नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, मतलब इसका अगर हिंदी अनुवाद करें तो बड़ा अच्छा अनुवाद होता है, राष्ट्रीय जनता, राष्ट्रवादी या राष्ट्रीय कह लें जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का सगा भाई। और ये 3 साल पहले बन गया था। और कहीं दूसरी पार्टी में किसी में विलय हो, भाजपा तो ले नहीं सकती थी इनको, क्योंकि उसमें सैनिक घोष भी है, कावा वाली, मदीना वाली, और वो नहीं उसको तो नहीं, ले नहीं सकती थी, लेना नहीं चाहती थी ना, क्योंकि भाजपा ने भी तो इन्हीं लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ा, फिर इन्हीं लोगों से मार खाई है कार्यकर्ताओं ने। नहीं नहीं नहीं, उनके जो बयान थे, उनकी जो चीजें अभी तक थी, वो भाजपा को बहुत दिनों तक पीछा करती भाई। वो भाजपा हम्म। उससे बच नहीं सकती थी। तो ये जो चीजें थी वो उससे बचने के लिए जो है वो ले नहीं सकती थी, और लेती तो वैचारिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता।
और उस नुकसान से बचने के लिए एक पार्टी चाहिए थी। लेकिन अब सोचो कि वो जो बताया जा रहा है ना, उसका जो हम्म। संस्थापक है, डे क्या नाम है, वो पहले भाजपा से कहीं चुनाव भी लड़ चुका है। अब इसका मुझे तो यही लग रहा है कि ये कहीं मतलब अमित शाह को मालूम तो नहीं था कि ये पार्टी अगर टूटेगी तो ऐसे टूटेगी, और उसमें कहीं उसको विलय करवाएंगे, तो एक पहले से पार्टी बना लो। वरना वरना इतने आसानी से ऐसी पार्टी ढूंढना जिसका नाम कल शाम तक किसी ने नहीं सुना था। तो मुझे तो ये कहीं ना कहीं से धुरंधर पार्ट 3 टाइप से लग रहा है ये, और जिसकी लेकिन मेरा मेरा पटकथा जो है सवाल मेरा धुरंधर से सवाल आप पहले। सर, वापस से अपने एक सवाल पे आता हूँ सर, कि आपको लगता था, धीरेन्द्र सर आपके लिए है ये सवाल पहले, कि आपको लगता था कि ममता बनर्जी ने जो संगठन खड़ा किया, कांग्रेस से अलग हुई, अपना दल बनाया, इतनी लड़ाई लड़ी, और 2011 में जब सत्ता आई, वो पार्टी ऐसे बिखर जाएगी? क्यों? और उसकी वजह क्या मानते हैं? उनके उन्होंने पार्टी को पकड़ ढीली छोड़ दिया, उनके भतीजे ने पार्टी को अपनी जकड़ में ले लिया? मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से नीलू जी ने उसका जवाब दिया कि कोई, मैंने बताया था ना कि कोई वैचारिक चीज होनी चाहिए। संघर्ष में हम हम्म। साथ थे। वो संघर्ष में उतनी देर तक साथ थे जब तक आपको सीपीएम को हटाना था। ठीक है, हम्म। आपने क्या किया? आपने सड़े हुए आलू टमाटर अपने घर में इकट्ठे कर लिए और कह रहे हो कि मैं पनीर के साथ इसकी अच्छी सब्जी बना दूंगा। संभव नहीं। बेवकूफ बना सकते हो। तो वो उस समय लोगों को, क्योंकि आप, मैं आज तक ये देखिए, मैंने बंगाल को बहुत बहुत पढ़ा। पिछली बार भी मैं 2.5 महीने बंगाल में रहा। हर एक सीट पे पढ़ा, और मेरा तो यूट्यूब का वो जो शुरुआत का वीडियो वो बंगाल का ही है। हम्म। तो जब मैं बंगाल में देख रहा था तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग नारे लगा रहे हैं, बोल रहे हैं जो कभी बोलते नहीं थे। मैं बंगाल 2005 से जाता हूँ कवरेज पे, अलग अलग कवरेज पे। मैं हैरान था कि ये लोग बोलते कि पब्लिक तो वोट कर रही है बीजेपी को, जीत गई है इतनी बुरी तरह टीएमसी। लेकिन हम्म। हम लोग, चूंकि हो सकता है मैंने पहली बार इतना ज्यादा 2.5 महीने रह के किसी चीज को नहीं समझना, तो हम ये मान लेते हैं कि चलिए भाई कहीं आंखों में वो रहा चुप होगा। हो गए। लेकिन धीरे धीरे जब ये खुलने लगा, हिंसा की एक प्रवृत्ति आपको दिखाई देती है। लेकिन इसको क्या जरूरत पड़ गई थी टीएमसी को? हम्म। 2018 के पंचायत के चुनाव में टीएमसी को, मेरी समझ में ये नहीं आया कि इनको क्या जरूरत पड़ी। पंचायत के चुनाव में आपके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये कौन सा राज्य है जहां लोग राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि 33% लोग अनअपोज्ड चुने गए टीएमसी के। कोई खड़ा नहीं हम्म। हुआ, क्योंकि हिंसा का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा हुआ था। तो ये मुझे थोड़ा सा हैरान कर रहा था, क्योंकि पंचायत के चुनाव और नगर निगम के चुनाव जनरली लोग, सत्तारूढ़ पार्टी वैसे भी जीतती है, ताकत का असर दिखता है, बहुत कम होता है नॉर्मली उस पर, बहुत ज्यादा। लेकिन इतनी हिंसा हुई कि लोग सुप्रीम कोर्ट आए, सुमोटो केस हाई कोर्ट में गए बड़े जबरदस्त तरीके से। तो मैंने सोचा, अभी तो आपने 2016 में चुनाव जीता था, 2 साल बाद आपको हिंसा करने की जरूरत क्या पड़ गई? फिर आप आइए 2021 में, अचानक 2019 में बीजेपी को जब 18 सीटें मिलती हैं, तो हम लोग आश्चर्य करते हैं। ममता को हम्म। आश्चर्य नहीं था, कि ममता 2018 में हिंसा करके, ये समझ, हिंसा इसीलिए की गई थी, वो समझ चुकी थी वो 2016 में वापसी की गुंजाइश में नहीं थी। ममता सर, लेकिन बनर्जी आपको लगता है कि अभिषेक बनर्जी का इस टूट में सबसे बड़ा रोल है, जैसा कि नेता कह रहे हैं? या ये नमक स्वाद अनुसार होता है खाने में, वैसे ही बातें स्वाद जरूरत अनुसार हो रही है इस समय? दरअसल जब गांव में प्रधानी का चुनाव होता है ना, तो दो जो प्रधान चुनाव जब पहले दिन होता है, जिस दिन पर्चे भरा जाता है, उस दिन कहा जाता है कि हम अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता कराएंगे। वहीं से बातचीत शुरू होती है, और फिर लास्ट में जिस रात चुनाव होता है उस दिन कहते हैं कि तू पंडित है, मैं कैसे तू दूसरे को वोट दे देगा? तू राजपूत है, तू कैसे दूसरे के लारे चला जाएगा? तो वो वाली कहानी के साथ ही होता है। ये सब लोग वही थे जिनको कल रात तक अभिषेक के फेंके गए थूक को 1 रुपया बताने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसको सोने की गिन्नी बताने वाले लोग थे कल्याण बनर्जी। वहीं उसका बेटा उत्तरपाड़ा में जब चुनाव लड़ रहा था, तो ये अभिषेक बनर्जी के पैर छू के उसको बार बार कह रहा था कि चुनाव में रैली कर दो। तो ये सब लोग, ऐसे ही होता है, राजनीति ऐसी ही चलती है, ये सबको मालूम है। बात वो है नहीं, दरअसल व्यक्ति या चेहरे कुछ नहीं होते, वो उस समय का थोड़ा फिगर होते हैं। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, हमको मालूम नहीं। मैं आपसे पूछने लगूंगा तो आपको याद ही नहीं होगा कि लोकतांत्रिक कांग्रेस में कौन कौन गया था टूट के, नरेश अग्रवाल ने कितने साल तक उसकी राजनीति खाई है। तो इसीलिए राजनीति इसी तरह से चलती है। वो तमाम लोग जो इसी का इंतजार करते हैं, हमको क्या मिलेगा इस लड़ाई में, ये राजनीति की विशुद्ध लड़ाई है। इसीलिए जो लोग गए हैं, अगर ममता, ये अगर आप ये सोचिए, वो अगर उनको
ये मालूम होता कि ममता की ग्राउंड में पकड़ है बिल्कुल, तो वो अभी खड़े होते, कोई भी बात नहीं होती। वो अचानक कहने लगता है कि ममता दीदी हम लोग ऐसे, अभी भी तो कह रहे हैं। वो देखो आप डेरेक ओब्रायन, उसको मालूम है कि वो कहीं नहीं जा सकता बेचारा, ना नाई के पास भी नहीं जा सकता गंजा होने के लिए। भाई उसको जाना चाहिए, उसने कहा था मैं बाल मुड़वा अंडे लूंगा फेंकेंगे ये। लोग। छह छह जीत गए, सात, तो उसको तो 7 बार बाल मुड़वाने चाहिए, लेकिन वो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता। बराबर में नाई की दुकान है, मैं तो हंस रहा था कि नीचे उतर के बनवा ले, है ना। तो ये इस तरह के लोग हैं, क्योंकि उसका कोई राजनीतिक आधार नहीं है। उसकी मजबूरी ये है कि वो ममता के अलावा जहां भी जाएगा जूते खाएगा, कौन उसको सर पूछेगा। लेकिन आप एक चीज नोटिस की सर आपने, भाई ये 20 लोग, वो जो सांसदों की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें वो लोग हैं जो ममता बनर्जी के साथ शुरुआत के दौर से थे। सुदीप बंदोपाध्याय देखिए आप, उसके अलावा सयानी घोष। अब पूरे इस चुनाव में वो गाना जो है मक्का मदीना वाला जो उन्होंने गाया था, और जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही थी, तो ऐसा तो लग रहा था कि ममता बनर्जी के सबसे करीबी वही है। उसके अलावा अगर आप नेताओं की देखें तो काकोली घोष, उसके अलावा यूसुफ पठान, ऐसे नाम जो शायद कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, वो लोग चले गए सर। नीलू सर, देखिए मैं एक बार एक नीलू नाम सर की, से ले लेते हैं छोटा रिएक्शन, फिर आपके पास आते हैं सर। जी जी जी, ऐसा ऐसा है कि जो मॉडल बनाया ना, मैं आपको कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा धीरेन्द्र भाई से डिफर करता हूं भाई। दरअसल ममता बनर्जी ने पूरी पार्टी को, एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी जो चुनाव लड़ती थी, उस पार्टी को उसने वसूली तंत्र में बदल करके और उसका हेड बना दिया अभिषेक को। वसूली का पूरी रकम वहां से होकर आती थी, और जितने गुंडे बदमाश थे सबको रखा। चुनाव जीतने के लिए आईपैक रखा, और आईपैक के पास पूरा डाटा है कि यहाँ यहाँ इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग यहाँ वोट देने जाते हैं। बाहर मोटरसाइकिल खड़ा कर दो लड़के को, रात में वो मोटरसाइकिल घुमा दो कि कोई घर से बाहर निकलेगा नहीं, किसको किसको रोकना है, कहाँ दिलवाना है। और 2 बजे के बाद वो छापा मारना है वोट का, कि भाई इतने लोग जितने बच गए हैं सबका एक बार दे दो। तो जीत का ये मॉडल जो बना लिया था, ये पॉलिटिकल पार्टी जो मैं कह रहा हूं, तो वो था ही नहीं ना। तो बिखरना तो तय था। ममता बनर्जी ने मतलब जो अभिषेक को दिया, अभिषेक बिल्कुल, अभिषेक पॉलिटिकल नहीं है भाई। 38 नहीं, साल नीलू सर, फिर इसका इसका मतलब अगर अभिषेक बनर्जी को नहीं देती और सुदीप बंदोपाध्याय को ये काम देती है, सयानी को देती, तो ये सब बने रहते उसमें। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी होती, पॉलिटिकल लड़ाई होती, तो शायद जो वसूली हो रही थी, जो जो चीजें कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है, यो एक बात बहुत महत्वपूर्ण की थी कि जो ये है मतलब सरकार जो थी, तृणमूल कांग्रेस जो थी, वो तृणमूल कांग्रेस जो है उसमें सारी की सारी जो है ये शामिल हो गई, ब्यूरोक्रेसी शामिल हो गई। ब्यूरोक्रेसी जो है पॉलिटिकल हो गया, यानी कि तृणमूल जो कहती थी वही काम करता था, पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी, थानेदार से लेके सब इंस्पेक्टर से लेके ऊपर तक। और पार्टी में कौन रह गए? गुंडे रह गए। तो वहां आपको कहीं पूरे में आप देखोगे तो किसी के लिए कोई स्पेस छोड़ा नहीं था। उनको लगता था कि ये हमारा जो जीत का है ये तो गारंटेड है, कौन आके वोट देगा। भवानीपुर में तो लोगों ने जब रात को 12 बजे, जब जितने दिन रहे 15-17 दिन अमित शाह, तो भवानीपुर अपने पास रखते रखे हुए थे, खुद देखते थे। और जब वहां के मारवाड़ियों से और गुजरातियों से जब उन्होंने रात में बात की, कहा कि भाई क्या क्या है, खाने पे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पहले कह दिया था कि आप वोट डाके नहीं जाओगे वहां पे, आपको बूथ पे जाना ही नहीं है। और 2 बजे के बाद वोट पड़ जाता है उनका सब। तो ये जो मॉडल था, ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं था। अमित शाह ने इस बार जो है, जो बिखरने के पीछे भी कारण यही है कि जितनी चीजें थी, गुंडों को जो कहा था अमित शाह ने ना कि एक बार भाई सुधर जाओ, वरना जो 4 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा तो हम उल्टा टांग के सीधा कर देंगे। तो जब उनके उल्टा लटका के पार्टी, सीधा कर दूंगा। हाँ, उल्टा उल्टा टांग के सीधा कर दूंगा, और कहा था। और उल्टा टांग के जो सीधा कर रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ गुंडे हैं, तो जो भी जो जीते हुए लोग, जो पॉलिटिशियन हैं, वो रहेंगे कहाँ? और दूसरी बात कि आपको सिर्फ ये दिख रहा है ना कि एमपी भाग रहे हैं, एमएलए भाग रहे हैं, चर्चा इसकी हो रही है कि 22 टूट गए, 20 टूट गए। आप जाके नीचे देखो ग्राउंड पे, ग्राउंड पे जो लोग पैसे वसूलते थे, जो लोग जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना में जो घर मिलता था उसका कट माइन लेते थे, जो सब लोगों से हर काम के जो पैसे वसूलते थे, उन सबसे पैसे मांग रहे हैं।
और लोग साड़ियों के नीचे छुपे हुए दिख रहे हैं, वीडियो आ रहा है, खटिया के नीचे छुपे हुए हैं। वो लोग उनको, उनके मोहल्ले के लोग ढूंढ रहे जो डर डर रहे थे। तो ये पार्टी सिर्फ संसद में या विधानसभा में नहीं बिखरी है, जमीन खिसक गई है। और इन सांसदों को, विधायकों को लग रहा है कि भाई जमीन खिसक गई है, और अगर पॉलिटिकल रहना है, आगे अगर हमें पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो ममता और ये जो सिंडिकेट जो अभिषेक बनर्जी का था, इससे हमें अलग होना पड़ेगा। नहीं हुए तो फिर हमारा जो है पॉलिटिकल अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, तो और सर ये तो, इसलिए अलग हो रहे हैं। लेकिन तो फिर सर वो तो बीजेपी में भी जा सकते थे, क्योंकि बीजेपी में तो हाल ही में आपको याद होगा पंजाब से 7 लोग गए हैं, जिसमें वो लोग हैं जो धुर विरोधी थे, बीजेपी को संसद से लेकर सड़क हर जगह गाली देते थे। नहीं नहीं, देखो वहां का एक अलग स्थिति है। ऑपरेशन जो पंजाब का जो तैयारी है बीजेपी की, एक अलग लेवल पे हो रही है तैयारी। और उसमें जो स्ट्रेटजी, जो चेहरा था इनका, जो पंजाब को जिताने वाला, चाहे वो संदीप हो, चाहे राघव चड्ढा हो, अरे यही लोग है ना, डाटा तो सभी के पास था। वहां इनको जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में अभी भी 12 एमपी हैं और 208 विधायक हैं। वहां तोड़ेंगे तो क्यों तोड़ेंगे? हाँ, सेंटर में चाहिए इनको, क्योंकि सेंटर में तो एक अभी महिला आरक्षण विधेयक पास करवाना है। तो उसमें 20 या 22 जो भी इनके एमपी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जो 298 जो वोट आया था 17 अप्रैल को बीजेपी के, मतलब सरकार के पक्ष में जो पड़ा था, वो 22 जोड़ लीजिए तो 220 हो जाता है। और 22 उसमें जोड़ लीजिए आप डीएमके का, 20। तो डीएमके के 22 हैं, तो अगर उसका 22 जोड़ लें तो वो 242 हो जाता है, 342 हो जाता है। और आपको अभी जो है वो 62 या 63 चाहिए, तो 20-22 कम हो रहे हैं। और अगर समाजवादी पार्टी या कोई और ऐसी पार्टी आ गई सामने, और जिसने कहा कि हम बाहर हो जाते हैं या हम समर्थन में वोट देते हैं, तो बिल पास हो गया। भाई उसमें तो ये इनको अलग करने के पीछे कारण ये था कि हम ले नहीं सकते हैं, पार्टी में लेने से गलत संदेश चला जाएगा, वो मैसेज ही गलत हो जाएगा, और अलग पार्टी बना दो। भाई अगर अमित शाह को अचानक कहा जाता है और इतने सालों से लगातार तीसरी बार जितवा के लाए हैं, आज के तारीख में पूरे देश में जितने विधायक हैं, वो 10 में से 6 भाजपा के विधायक हैं। लगभग चार सर हजार धीरेन्द्र विधायक सर, है ना। मैं एक बार धीरेन्द्र सर से समझना चाह रहा हूँ सर। अब आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि अभी भी कुछ सांसद, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद ममता बनर्जी के साथ हैं, और विधायक भी हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो पहले बीजेपी में रहे थे और अब टीएमसी में हैं। वो लोग हैं वहां पर अभी फिलहाल के लिए। तो क्या होगा सर, आगे आगे लड़ाई पार्टी की होगी, सिंबल की होगी, या फिर पार्टी को खत्म करने के लिए होगी? देखिए, अब तो ये पार्टी में चूंकि चले गए, मर्जर हो गया, मर्जर अब उनको ये एस्टेब्लिश करना होगा कि ये मर्जर जो है पार्टी का मर्जर है। तो उसके लिए हम्म। उनको जरूरत होगा कि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उस पर लड़ाई होगी, तो उसके लिए उनके पास प्लान है, वो कर लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कपिल सिब्बल और सिंघवी बेचारे दोनों इंतजार कर रहे थे, कल से प्लान लगाए, उनके सारे जितने भी जूनियर होंगे उन सब ने केस फाइल तैयार कर ली होगी कि हम लोगों को ऐसे ही लड़ेंगे जैसे सिंधे में लड़े थे, जैसे हम लोग एनसीपी में लगेंगे। ये आगे निकल गए। भाई आपको उसके जो पति पत्नी है वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए। वो हम्म। फोटो खिंचवा रहा है साथ में खड़ा होके 13 मई को। हाँ। रिजल्ट आ गया 4 मई। हम्म। 13 मई को जो आदमी पार्टी से बुलाया गया होगा, इसका मतलब उसको बुलाया गया होगा। हाँ। कोई ऐसा आदमी तो मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होकर फोटो नहीं खिंचवा सकता कि ऐसे ही आके हम्म। उसके दफ्तर में करने के लिए। वो जो है, कोई ऐसा भी नहीं कि वो पार्टी के सार्वजनिक प्रोग्राम में है, वो साथ में खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है। यानी इनको ये पहले से मालूम था, 4 मई के बाद ही ये हो गया था। मुझे लगता है 6 मई के बाद इन लोगों ने ये प्लान तैयार कर लिया था कि करना कैसे है। तो हम्म। जब उन्होंने ये तय कर रखा है कि किस पार्टी के साथ मर्जर करेंगे, भाई कल तक पूरे देश के तमाम सारे जितने भी दिमाग हैं पत्रकारिता के, वो सब यही लगे हुए थे कि पार्टी जा रही, जब तक उन्होंने खुद नहीं कहा कि हमने तो एक मर्जर करके शामिल किया। तो इसका हम्म। मतलब है अभी तक अमित शाह का या बीजेपी का दिमाग पढ़ने में अभी तक तो नाकाम हम्म। है ना। तो अभी हमको ये मालूम करना कि अगला क्या होगा, हम सिर्फ ये देख सकते हैं जो हमारा अनुभव कहता है, और जो वहां की ग्राउंड सिचुएशन पे हमने देखा उसमें यही है कि ममता बनर्जी, देखिए कुछ भी कहिए,
ममता बनर्जी एक मोमेंटम का कारण दोबारा बन सकती थी, क्योंकि चेहरों की लड़ाई भी होती है। आप देखिए ना, वहां आप ये नहीं बता सकते कि वहां कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। आपको जब भी हम्म। कांग्रेस का नाम लोगे तो अधीर रंजन चौधरी का नाम आ जाता है, वो हार चुके, हम्म। खत्म। उसके बाद आपको जो शुभंकर है उसके बारे में कोई नहीं जानता है, वो जो चट्टोपाध्याय जी कौन है वो साहब। मैं भी उनका इंटरव्यू लेने के लिए उस गली में घूम रहा था, फिर मैंने कहा यार छोड़ो इनको, कौन पहचानता, बराबर वाला तो जानता नहीं। मैं चला गया आगे, उनके घर तक चला गया था। फिर अब उसके बाद आप आगे जाइए, आपको लेफ्ट में कौन सा नाम मिलता है अब तक? मोहम्मद सलीम के अलावा आपके पास वहां ढूंढने को कोई नहीं मिल रहा है। कितने नाम बता सकते हो? आरएसपी का कौन है, फॉरवर्ड ब्लॉक का कौन है? ये इन सब के पार्टियों के दफ्तर नहीं ढूंढ पाते। तो इसका मतलब ये है कि आज भी बीजेपी इस बात को जानती थी कि अगर कोई खड़ा हो सकता है एक चेहरे के नाम पे, वो ममता बनर्जी थी। अब ममता बनर्जी का कंप्लीटली वॉश आउट हो गया, जनता में वो नहीं रही। और कुछ क्या होता है कि बीजेपी ने शायद उनको इसके लिए तैयार भी किया कि आप जितना जल्दी आप दलदल में चली गई हो, जितना जल्दी हाथ पैर मारोगे उतना जल्दी डूब जाओगी, दलदल के अंदर समा बाहर निकल जाओगे। जाओगे। हम्म। अगर आप शांति से रहते तो हो सकता है, टाइम लगता है ना, साइंस का नियम बताता है आपको हम्म। ज्यादा देर तक हाथ पैर। तो वो उन्होंने, आप देखिए उनको जरूरत नहीं थी। मैं हंस रहा था कि उनको अगर जब ये 6 तारीख को ये तय हो गया नहीं विधायक आ रहे हैं, तो मैं हंस रहा था कि उनको फिर सांसदों को बुलाना ही नहीं चाहिए था। उनको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी, अपना शांति से कहती कि सरकार बनाने दो बाद में देखेंगे। तो बंद मुट्ठी हम्म। लाख की रहती। उन्होंने पहले खुद बना लिया, अच्छा उसके बाद ये भरम टूट गया तो उन्होंने सांसद बुला लिए, वो भी भाग गए। फिर उन्होंने वो बुला लिए न, जो अपना ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो भी भाग गए। सारे ही भाग गए, तो आप ये खत्म हो गए। फिर आपने उस पे गलती क्या की कि आप चली गई कि मैं धरना करूंगी। धरने पे इतने पत्रकार थे, बल्कि मुझे लगता है कि कांकरोच पार्टी के पास दिल्ली में ज्यादा लोग खड़े थे। मैं सही बता रहा हूं, मैं तो था वहां, उसको सही देखता सही हूँ। है। काकरोच के पास ज्यादा थे। वो एक वो जो बस स्टैंड का शेड है उसके नीचे खड़ी थी, 5-6 वो बैठे थे अपना आराम से गाना गुना गा के अपना घर आ गए। उसके बाद अगले दिन आप मंदिर चली गई, हम्म। मंदिर में किसी एक ने नमस्ते नहीं किया। मैंने आज तक देखा ही नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं ये उदाहरण हमेशा देता हूं कि हमारे गांव में एक आदमी अगर प्रधानी का चुनाव लड़ लेता है और वो भले ही हार जाए उसमें, लेकिन जब तक वो जिंदा रहता है, जब भी वो कहीं से निकलता है, प्रधान जी नमस्ते, प्रधान जी प्रधान जी। नमस्ते, सब है। और ये मुख्यमंत्री रह गई 15 साल, और उसके घर के सामने है भाई। मैं तो हम्म। मैं पैर गिन के बता दूंगा उसके घर से कितनी दूर है। हम्म। वो उसको कोई, वो देखा महिला उसको ऐसे देख रही थी, मतलब हाँ। बंगाल की और महिला यहाँ तक कि बगल वाले लोग रुक नहीं रहे थे कि जाने देने का रास्ता दे नमस्ते दें। नहीं कर रहा, उसके साथ में जा रहे। तो ये हाँ। इसका मतलब है कि वो कहीं भी नहीं थी, उसने अपने आप को खत्म किया। बीजेपी का यही एजेंडा था। अब वहां विपक्ष क्या होगा ये उभरेगा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये तय नहीं है। बंगाल की राजनीति का एक इतिहास कहता रहा कि जब अजय बनर्जी गए तो वो गायब हो गए, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। उसके बाद हमने देखा कि जब सिद्धार्थ शंकर रहे थे उनको किसी ने नहीं देखा सार्वजनिक प्रदर्शनों में, एक से ज्यादा बार वो कभी दिखाई नहीं दिए। उसके बाद ज्योति बसु हैं, ज्योति बसु आपको सार्वजनिक लाइफ में नहीं दिखाई दिए। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य आते हैं 2019 की एक रैली में आने के अलावा, जब नाक में सिलेंडर लगा हुआ था ऑक्सीजन का, वो फिर दिखाई नहीं दिए। तो इसीलिए अब ममता बनर्जी भी दिखाई नहीं देंगे। नीलू सर, एक आखिरी में दिलचस्प सवाल है ये कि जो लोग बीजेपी में थे और टीएमसी में चले गए, शत्रुघ्न सिन्हा, बाबुल सुप्रियो, कीर्ति आजाद, ये लोग क्या सोच रहे होंगे सर इस सब? नहीं देख, ऐसा है कि इनको बीजेपी ने पूछा ही नहीं था भाई। शत्रुघ्न सिन्हा तो नाराज बीजेपी में बहुत दिनों तक रहे, साइडलाइन रहे, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो उनको भाई ममता बनर्जी के हाथ मिल गया, एक एक जीत के वो आ गए अपना। नहीं, लेकिन और ये वही तो सत्ता की लालसा में चले गए थे वहां सांसद बनने, सांसद तो हैं लेकिन अब पार्टी में वो पावर ही नहीं बात है। वही है ना, बात वही है कि वो जो घमंड है ना कि जो हमने कर दिया वो हो गया। अब ये हम्म। ममता बनर्जी बता दे या भाईपो, भाईपो बोलते हैं ना उसको, अभिषेक हाँ को, भाई को। वो बता दे कि भाई तुमने शत्रुघ्न सिन्हा को अगर हम्म। तुमने सांसद बना दिया, टिकट दे दिया, क्या मिला? हम्म। तृणमूल कांग्रेस को क्या मिला? हम्म। यूसुफ पठान को टिकट दे करके वहां से बना दिया, तृणमूल कांग्रेस एज ए पार्टी क्या मिला? हम्म। ये इसका मतलब मनमानी है कि हम जो चाहेंगे, जैसे हमने कह दिया वही लॉ है, वही कानून है। और विधायक हार गए, खत्म हो गए, उसके बाद भी रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई भाई की। भाई ने सारे विधायकों के खुद ही साइन करके दे दिए कि चलो इतने 80 का समर्थन है, इसको बना दो नेता प्रतिपक्ष। अब उसमें अलग फंस गए हैं। मतलब अब ये तो हाइट है ना भाई, ये कोई कर सकता है?
कि आप विधायकों के साइन अपने खुद ही कर दो या चपरासी से करवा दो। आप सोचो कि जो आदमी विधायकों के साइन खुद कर दे रहा हो, वो वोटिंग कैसे करवा रहा होगा, वो पार्टी कैसे चला रहा होगा। तो अब मतलब आएंगे सर संसद में अभिषेक बनर्जी? भाई संसद में तो नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो कभी नजर ही नहीं आए। भाई आपका हरभजन सिंह ही देखो, कभी देखा किसी ने उनको? वो इसके पहले बहुत सारे सांसद हैं जो वहां कभी नजर नहीं आते हैं, एक आध बार कभी कभी आ गए तो आ गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और देखो, जो जिसके पास गए हैं ना ये, कि इंडिया गठबंधन और या इंडी गठबंधन कह लो, कि वहां जाएंगे और राहुल गांधी के बिल्कुल पीछे पीछे घूम रहे हैं, इनके हारने से सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो कांग्रेस है। सबसे अगर खुशी किसी में है तो कांग्रेस में है, राहुल गांधी है। तो थैंक यू आप दोनों का, आप दोनों ने अपना वक्त दिया। और ये थे हमारे दो एक्सपर्ट, धीरेन्द्र पुंडीर जी और नीलू रंजन जी, जिन्होंने बताया कि आखिर जो टीएमसी है वो क्यों पहले तो चुनाव हारी और चुनाव के बाद पूरी पार्टी जो है वो दो फाड़ में हो गई, खत्म हो गई है। विधायक कहीं और जाए चले गए हैं, चुनाव के बाद से सांसदों ने अलग दल बना लिया है। और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एक तरह से जो नया दल है वही अब जो है उसमें टीएमसी का विलय करा दिया गया है, ये दावा किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या पार्टी बचेगी, टीएमसी सिंबल फ्रीज होगा, क्या कुछ होने वाला है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम इसी तरह पर चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।